अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो आपने शायद ईपीआर के बारे में सुना होगा। हो सकता है कि आप ईपीआर के नियमों का पालन भी कर रहे हों, पर आपके बिजनेस की सफलता के लिए बिजनेस से रिलेटेड ईपीआर के संबंधित नियमों को पूरी तरह से समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस एंडर क्लाइमेट की वीडियो में हम समझेंगे कि प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री में ईपीआर से संबंधित इन नियमों को, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कैसे आप ईपीआर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सरकार द्वारा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट या प्रबंधन के लिए लाए गए रूल्स को कहा जाता है। इन बिजनेसेस में प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रयोग करने वाले बिजनेस के अलावा ई वेस्ट बिजनेसेस, बैटरी बिजनेस और टायर से रिलेटेड बिजनेसेस भी आते हैं। तो ईपीआर के इन नियमों को पीबोज और पीडब्ल्यूपी के लिए अलग अलग दिया गया है। पीबोज में पी जो प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक होते हैं, आई जो इंपोर्टर्स यानी कि आयातक, और बीओ यानी कि ब्रांड ओनर्स आते हैं। ईपीआर के नियमों के अंतर्गत इन बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट्स द्वारा जनरेट किए गए प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना और अपने बिजनेस का पंजीकरण कराने का कानूनी दायित्व दिया गया है। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स या पीडब्ल्यूपी जो प्लास्टिक अपशिष्ट से प्रोसेसिंग करके दूसरे उत्पाद बनाने वाले बिजनेसेस होते हैं, उन्हें भी ईपीआर के नियमों के तहत रखा गया है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में को प्रोसेसिंग और डिस्पोजल का कानूनी दायित्व भी पीबोस और पीडब्ल्यूपीज पर डाला गया है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। तो 2022 में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में संशोधन किया गया और ईपीआर के टारगेट्स, वेस्ट मैनेजमेंट की पोस्ट कंप्लायंसेस और रिसाइकलिंग के अप्रूव्ड तरीकों के बारे में बात की गई। आइए पहले समझते हैं ईपीआर के नियम जो इन बिजनेसेस पे लागू होते हैं। तो पहले बात करते हैं पीबोस के बारे में। इनमें सबसे पहले आता है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। ये वो बिजनेसेस हैं जो अपने द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु के साथ प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे कि कैरी बैग या प्लास्टिक शीट का प्रयोग करते हैं। इनमें प्लास्टिक शीट से बने कवर, वस्तु की रैपिंग या पैकेजिंग के लिए मल्टी लेयर पैकेजिंग का उपयोग करने वाले व्यवसाय और उद्योग शामिल हैं। सूक्ष्म और लघु वर्ग के प्रोड्यूसर्स को ईपीआर के नियमों से बाहर रखा गया है। आइए इसके बाद बात करते हैं इंपोर्टर्स की। इंपोर्टर कैटेगरी में वो बिजनेसेस आएंगे जो प्लास्टिक पैकेजिंग का आयात करते हैं या प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ किसी भी उत्पाद का आयात करते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रांड ओनर्स या बीओ। ये वह व्यक्ति या कंपनीज हैं जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल या ट्रेडमार्क के तहत कोई वस्तु बेचा करते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रांड ओनर्स एमएसएमई मिनिस्ट्री के रूल्स के अनुसार सूक्ष्म और लघु वर्ग के बिजनेसेस की कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें भी ईपीआर के नियमों के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट या रिटेल श्रृंखलाएं को भी ईपीआर के नियमों का पालन करना होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर यानी कि पीडब्ल्यूपी वो बिजनेसेस कैटेगरी हैं जिनमें प्लास्टिक वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाती है। इस कैटेगरी में वह बिजनेस आएंगे जो वेस्ट से ऊर्जा, वेस्ट से तेल या फिर प्लास्टिक वेस्ट से सह प्रसंस्करण यानी को प्रोसेसिंग में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। तो आइए अब समझते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग करने वाले प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स और इंपोर्टरों पर लागू होने वाले ईपीआर नियमों के बारे में। ईपीआर के नियमों के तहत पीबोस को सीपीसीबी के पोर्टल पर अपने बिजनेस का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही साथ अपने द्वारा उतारे गए प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकलिंग करने के लक्ष्यों को भी पूरा करना होगा। इन टारगेट्स को पीबोस के द्वारा पिछले 2 साल के औसत से लेकर प्लास्टिक के वजन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके बाद आइए समझते हैं प्लास्टिक पैकेजिंग की कैटेगरीज को। ईपीआर टारगेट्स प्लास्टिक पैकेजिंग की 4 निर्धारित श्रेणियों में निकाले जाते हैं। ये श्रेणियों में आते हैं रिजिड प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक और कंपोस्टेबल प्लास्टिक। तो पीबोस को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग को इन कैटेगरीज के हिसाब से बताना होगा, जिसके बाद पोर्टल उन्हें निर्धारित टारगेट्स देगा। यह ईपीआर टारगेट्स वजन के अनुसार निर्धारित होंगे जो पीबोस रिसाइकलर्स और पीडब्ल्यूपीज या फिर यूएलबी या किसी अन्य एजेंसीज के माध्यम से रिसाइकल करा सकते हैं। इसके अलावा पीबोस को रजिस्ट्रेशन के समय पिछले सालों में प्रयोग किए हुए प्लास्टिक्स को कैटेगरीज के अनुसार सीपीसीबी को बताना होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल इन्हें रिसाइकलिंग टारगेट्स जारी कर देता है।
अब अगर बात की जाए प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स के बारे में, तो EPR गाइडलाइंस के अंतर्गत PWOs के साथ PWPs को भी EPR का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पर PWPs को कोई रिसाइकलिंग टारगेट्स नहीं पूरा करना होगा। आइए PWPs के बारे में भी समझ लेते हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जो किसी भी तरह से पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग से अपशिष्ट से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या अपशिष्ट से तेल बनाने का बिजनेस करते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग या औद्योगिक कंपोस्टिंग करते हों। आखिर में आइए बात करते हैं EPR रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रक्रिया और EPR से जुड़ी डिटेल्स को, जिसकी आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय ज़रूरत पड़ सकती है। पहले आपको समझना होगा कि आपका व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स या ब्रांड ओनर्स। इसके बाद आपको अपना EPR टारगेट निर्धारित करने के लिए ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद पोर्टल पर EPR टारगेट्स जनरेट हो जाएंगे। प्रोड्यूसर्स के लिए यह टारगेट पिछले 2 सालों में यूज़ किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग से निर्धारित किया जाएगा और इसमें प्री कंज्यूमर प्लास्टिक की मात्रा भी जोड़ी जाएगी। इसी तरीके से इंपोर्टर्स और ब्रांड ओनर्स का भी टारगेट पिछले 2 सालों में प्रयोग की गई प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा से निकाला जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के बाद PWOs को हर साल इन टारगेट्स को पूरा करना होगा। इसके अलावा PWOs को 2025-26 से निर्धारित मात्रा में रिसाइकिल्ड प्लास्टिक को भी नए प्लास्टिक की जगह प्रयोग करना शुरू करना होगा। साथ ही साथ PWOs को वेस्ट की कलेक्शन और प्रोसेसिंग के डेटा की जानकारी एनुअल रिटर्न्स के रूप में CPCB को जमा करनी होगी। इसके अलावा PWOs को CTE या CTO के नियमों का पालन भी करना होगा। साथ ही साथ रिसाइकलिंग और डिस्पोजल का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा। PWOs को निर्धारित किए हुए EPR के लक्ष्यों के अनुसार वेस्ट प्लास्टिक को रिसाइकल और डिस्पोज रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स के द्वारा ही कराना होगा। अगर हम रूल्स को ध्यान से समझें तो हम पाएंगे कि EPR पोर्टल के साथ साथ SPCB और PCCs की सहायता से CPCB पूरे देश में PWOs और PWPs के कार्यों की निगरानी कर रही है। ऑनलाइन पंजीकरण, EPR एक्शन प्लान को चेक करना और पंजीकृत संस्थाओं के बीच EPR क्रेडिट का व्यापार भी CPCB की निगरानी में ही किया जाएगा। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आपका बिजनेस EPR के दायरे में आता है तो एप्लीकेशन को समझना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले आवेदक को CPCB पोर्टल पे दिए गए दस्तावेजों और EPR एक्शन प्लान के साथ आवेदन करना होगा। 1 या 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले PWOs को संबंधित CPCB या PCC के साथ भी पंजीकरण कराना आवश्यक है। EPR रजिस्ट्रेशन के समय जो ज़रूरी दस्तावेजों की लिस्ट है उसमें आते हैं SPCB द्वारा जारी कंसेंट सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन नंबर और CIN। अगर PWO विभिन्न राज्यों में ऑपरेट करता है तो उसके लिए कंबाइंड GST इनवॉइसेस, ऑथराइज्ड पर्सन का पैन और आधार कार्ड, और साथ ही साथ प्लास्टिक पैकेजिंग की क्वांटिटी का डिटेल। इसके द्वारा PWOs को EPR एक्शन प्लान भी अपलोड करना होगा। अब आइए बात करते हैं EPR सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के बारे में। पुनर्चक्रण संस्थाएं और PWPs EPR क्रेडिट उत्पन्न कर सकते हैं जिसको वो पंजीकृत PWOs के साथ खरीद बेच कर सकते हैं। PWM के नियमों में इसके बारे में भी बात की गई है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि CPCB प्लास्टिक पोर्टल के माध्यम से PWOs और PWPs पर EPR टारगेट्स और ट्रैक रिकॉर्ड पर नज़र रख सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में पर्यावरण मुआवजे यानी कि एनवायरमेंटल कंपनसेशन का प्रावधान भी दिया गया है। पर EPR रजिस्ट्रेशन और EPR के नियमों से बिजनेसेस को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा है। ऑनलाइन पोर्टल से उन PWOs को काफ़ी लाभ हुआ है जिन्हें रिसाइकलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे पोर्टल पे EPR क्रेडिट का ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को जो फ़ायदा होता है उसे तो हम समझ ही पा रहे हैं। तो अगर आप EPR रजिस्ट्रेशन, EPR एक्शन प्लान या EPR कंप्लायंसेस के लिए जानकारी या सहायता चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें इंटरक्लाइमेट के एक्सपर्ट से, और साथ ही साथ आप हमारे रिसाइकलिंग नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।